नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं आपके साथ दामिनी। आज बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का आज उद्घाटन हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए खोल दिया। इसी बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने आपत्ति जताई। वहीं अरावली को लेकर चल रहे विवाद पर हम बात करेंगे। इसी के साथ बांग्लादेश में चल रहे लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसा ने देश के कई हिस्सों को हिलाकर रख दिया है। एक खबर ने लोगों को हैरान कर दिया। भारतीय तबला वादक मोनाक विश्वास और प्रसिद्ध सरोद वादक सिराज अली खान बांग्लादेश में हिंसा के बीच फंस गए थे। अपने कार्यक्रम की सुरक्षा और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और आखिर में क्रिसमस के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों से बात करते हुए बुरे सैंटा का जिक्र कर दिया। इस सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जीसस के जन्म स्थान पर 2 साल बाद होगा क्रिसमस सेलिब्रेशन। कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो ने वेटिकन में चर्च का दरवाजा खोलकर त्योहार की शुरुआत की। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर, कहा टैरिफ 50 से घटाकर 15 करो, रूसी तेल पर लगी पेनल्टी भी खत्म हो। थाईलैंड ने कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी, बुलडोजर से गिराई। भारत बोला ऐसा काम न करें, ये लोगों की आस्था पर हमला। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ धमाका, एक की हुई मौत, बदमाशों ने फ्लाईओवर से पेट्रोल बम फेंका। लखनऊ में पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया इनॉग्रेशन, बोले पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ और इसे जनता के लिए खोल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। जो जगह कभी कूड़े कचरे और गंदगी के लिए जानी जाती थी, आज वही स्थान पूरी तरह से बदलकर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर बन चुका है। अब यह स्थल देशभक्ति, नेतृत्व और जनसेवा जैसे मूल्यों को दर्शाते हुए लोगों और खासकर युवाओं को प्रेरित करेगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल अब करीब 65 एकड़ में फैला है और इसे लगभग 230 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। इस परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंचाई वाली प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ आधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है, जो डिजिटल और इंटरैक्टिव तकनीक के माध्यम से इन नेताओं के योगदान को दिखाता है। संग्रहालय कलम के आकार में है और 98,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। निर्माण से पहले इस स्थान पर लगभग 6.5 लाख मैट्रिक टन कचरा पड़ा हुआ था, जिसे हटाकर इसे पूरी तरह यूजेबल और आकर्षक बनाया गया है। वहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही है और हर देश नए बाजारों की तलाश में है। ऐसे समय में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चर्चा में आ गया है। इस हफ्ते दोनों देशों ने इस एफटीए की घोषणा की, जिसे न्यूजीलैंड सरकार ने बड़ी उपलब्धि बताया। न्यूजीलैंड सरकार मानती है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसीलिए उसके साथ व्यापार बढ़ाना जरूरी है। हालांकि इस एफटीए को लेकर न्यूजीलैंड की राजनीति में मतभेद भी हैं। कुछ दलों का कहना है कि डेयरी सेक्टर को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिला। सरकार मानती है कि अगर न्यूजीलैंड अभी इस मौके को नहीं पकड़ता तो भविष्य में वो वैश्विक व्यापार की दौड़ में पीछे रह सकता है। लेकिन इस समझौते की घोषणा होते ही न्यूजीलैंड की गठबंधन सरकार के भीतर विरोध के सुर तेज हो गए। सरकार में शामिल न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी ने इस एफटीए को देश के लिए खराब सौदा बता दिया। पार्टी के नेता और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने खुलकर कहा कि समझौते में भारत को ज्यादा फायदा दिया गया है, जबकि न्यूजीलैंड को बदले में उतना फायदा नहीं मिल रहा। पीटर्स की सबसे बड़ी नाराजगी डेयरी सेक्टर को लेकर है। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका है। दूध, मक्खन, चीज और अन्य डेयरी उत्पाद वहां के प्रमुख निर्यात हैं। लेकिन इस एफटीए में भारत ने इन मुख्य डेयरी उत्पादों पर भारी टैक्स कम करने से इनकार कर दिया। मक्खन और चीज जैसे बड़े उत्पाद समझौते से बाहर रखे गए हैं। सिर्फ कुछ सीमित उत्पादों जैसे कि शिशु फॉर्मूला मिल्क और मिल्क एल्ब्यूमिन पर ही आंशिक राहत दी गई है, वो भी कोटा सिस्टम के तहत। न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी का कहना है कि ये राहत बहुत कम है और इससे डेयरी किसानों को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। इतना ही नहीं, पार्टी ने इमिग्रेशन यानी कि प्रवासन से जुड़े प्रावधानों पर भी सवाल उठाए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा शुरू करने का प्रस्ताव है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी को डर है
है कि इससे भारतीय कामगारों की संख्या बढ़ सकती है और पहले से ही प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार पर दबाव और बढ़ जाएगा। पार्टी का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर असर हो सकता है। इन आपत्तियों के चलते गठबंधन सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की पार्टी नेशनल पार्टी के पास अकेले सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं है। उनकी सरकार न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी और एसीटी पार्टी के समर्थन से चल रही है। ऐसे में अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी संसद में समझौते के खिलाफ वोट करती है तो सरकार को विपक्षी लेबर पार्टी का सहारा लेना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री लक्सन हालांकि लगातार ये भरोसा दिला रही हैं कि एफटीए संसद में पास हो जाएगा। उनका कहना है कि व्यापार जैसे मुद्दों पर आमतौर पर संसद में व्यापक समर्थन देखने को मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने न्यूजीलैंड फर्स्ट की चिंताओं को समझने और उन्हें दूर करने की कोशिश की है। लक्सन के मुताबिक ये समझौता लंबे समय में न्यूजीलैंड के हित में है और इससे देश को भारत जैसे बड़े बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री भी इसी लाइन पर बात कर रही हैं। उनका कहना है कि ये समझौता अंतिम नहीं है बल्कि एक शुरुआत है। भविष्य में इसकी नियमित समीक्षा होगी और अगर भारत किसी दूसरे देश को डेयरी जैसे सेक्टर में बेहतर शर्तें देता है तो न्यूजीलैंड को भी उसी तरह की सुविधा मिलेगी। यानी कि आने वाले समय में डेयरी सेक्टर पर दोबारा बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी। वहीं डेयरी कंपनियों के संगठन ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये समझौता देश के लिए तो फायदेमंद हो सकता है लेकिन डेयरी उद्योग के लिए फिलहाल निराशाजनक है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि भारत अपने घरेलू बाजार की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है और अब तक किसी भी देश को डेयरी में पूरी छूट नहीं दी गई। वहीं देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है बल्कि ये हमारी जिंदगी को बचाने वाली प्राकृतिक दीवार है। जैसे कर्ण का कवच उसकी सुरक्षा था, वैसे ही अरावली हमें संकटों से बचाती है। जिस दिन ये ढाल कमजोर पड़ी उस दिन पर्यावरण और मानव जीवन दोनों पर खतरा पड़ जाएगा। अगर अरावली नष्ट हुई तो नदियां सूखेंगी, प्रदूषण बढ़ेगा और शहरों में रहना और मुश्किल हो जाएगा। आज हम समझेंगे कि अरावली को लेकर मौजूदा विवाद क्या है और इसे बचाने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा दी। अब केवल वे पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लगभग 90 अरावली पहाड़ संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। यानी खनन, निर्माण और अन्य गतिविधियों के लिए अब ये इलाके खुले हो सकते हैं। इस निर्णय के बाद पर्यावरण विशेषज्ञ, एक्टिविस्ट और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे जंगल, जल और वन जीवों पर बुरा असर होगा और एनसीआर जैसे शहरों में धूल, प्रदूषण और मौसम प्रभावित होंगे। सोशल मीडिया और पिटीशंस के जरिए लोग अरावली को बचाने की अपील कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली का संरक्षण कमजोर हुआ तो थार रेगिस्तान फैल सकता है, भूजल स्तर गिर सकता है, वन जीवों का आवास खतरे में पड़ सकता है और दिल्ली एनसीआर में धूल और प्रदूषण बढ़ सकते हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अरावली में अब किसी भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये कदम पर्यावरण और पर्वत श्रृंखला की अखंडता बचाने के लिए है। साथ ही ICFRE यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को अरावली में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां खनन पर पूरी तरह रोक लगाना जरूरी है। वहीं बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं से आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। भारत के जाने माने तबला वादक मोनाक विश्वास और मशहूर सरोद कलाकार सिराज अली खान बांग्लादेश में फैली हिंसा के बीच फंस गए। हालात इतने गंभीर थे कि अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसने सभी को चौंका दिया। भारत लौटे कलाकार ने बताई खौफनाक दास्तान। भारतीय पहचान छुपाकर सुरक्षित भारत लौटे संगीतकार। हिंसा और विरोध प्रदर्शन से बांग्लादेश में आम जनजीवन प्रभावित। सुरक्षा के लिए कलाकार ने बदला अपना नाम। बांग्लादेश में इन दिनों हालात गंभीर बने हुए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसा ने देश के कई हिस्सों को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं बल्कि हिंसक घटनाओं ने आम लोगों की जिंदगी भी मुश्किल बना दी है। यही नहीं, इस अस्थिरता में कई अन्य देशों ने भी अब दखल देना शुरू कर दिया है।
भारत भी लगातार इन घटनाओं की निंदा कर रहा है। इसी बीच एक खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है। भारतीय तबला वादक मोनाक बिश्वास और प्रसिद्ध सरोद वादक सिराज अली खान बांग्लादेश में हिंसा के बीच फंस गए थे। अपने कार्यक्रम की सुरक्षा और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मोनाक विश्वास ने बताया कि हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने अपनी भारतीय पहचान छुपाई और नाम बदलकर मुसलमान जैसा नाम रखा। इस तरह उन्होंने ढाका में अपने होटल से निकलकर सुरक्षित भारत लौटने की कोशिश की। उन्होंने लगभग 48 घंटे तक ये सावधानी बरती। उनका कार्यक्रम ढाका के धान मंडी इलाके में होना था, लेकिन स्थानीय भीड़ ने सरोद वादक सिराज अली खान के कार्यक्रम को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। इसके बाद कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। सिराज अली खान और उनकी टीम में उनकी मां आयशा भी शामिल थीं। सभी फंसे हुए थे और हिंसा के डर से सुरक्षित निकलने में उन्हें भारी मशक्कत करनी पड़ी। मोनाक विश्वास ने बताया कि 18-19 दिसंबर की मध्य रात से ही हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान उन्होंने ज्यादातर समय होटल के कमरे में ही बिताया और बाहर निकलने की स्थिति में अपनी पहचान छुपाई। उन्होंने कहा, मैंने पहले कई बार बांग्लादेश का दौरा किया है, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया जहां स्थानीय लोगों के बीच इतनी नफरत और तनाव फैल गया हो कि पूरा देश बर्बादी के कगार पर नजर आए। मोनाक और सिराज जैसे कलाकारों के अनुभव ये दिखाते हैं कि बांग्लादेश के हालात किस कदर अस्थिर और खतरनाक हो गए हैं। उनके सुरक्षित लौटने के बाद भी यादें और डर उनके मन में बरकरार है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में जारी अशांति न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद गंभीर है। आम लोग, कलाकार और वहां काम करने वाले सभी लोग लगातार खतरे में हैं और हर कदम पर सावधानी बरतना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। और क्रिसमस का समय, बच्चे उत्साहित होकर सांता क्लॉज के बारे में पूछ रहे थे और तभी एक बयान सामने आ जाए तो सीधे राजनीति से जुड़ा हो। ऐसा ही हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के दिन बच्चों से बातचीत के दौरान बुरे सांता का जिक्र किया। इस मौके पर ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया अमेरिका की एक पुरानी परंपरा में शामिल हुए। इस परंपरा में बच्चे फोन कॉल के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि सांता क्लॉज इस समय दुनिया के किस हिस्से में है और किस देश में तोहफे बांट रहे हैं। ट्रंप इस दौरान फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो एस्टेट में छुट्टियां मना रहे थे। पहली नजर में ये बात एक मजाक लग सकती है, लेकिन अमेरिकी राजनीति को समझने वालों के लिए इसका मतलब बिल्कुल साफ था। राजनीतिक हलकों में इसे ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति से जोड़कर देखा गया। माना गया कि बुरा सेंटा कहकर ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की ओर इशारा किया। अगर ट्रंप के राजनीतिक सफर को देखा जाए तो इमिग्रेशन उनके सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने अवैध प्रवास के खिलाफ सख्त कानून की वकालत की, शरणार्थियों की एंट्री पर कड़े नियम बनाए और कई मुस्लिम बहुल देशों पर ट्रैवल बैन भी लगाया। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि अवैध प्रवास न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ डालता है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे में क्रिसमस जैसे मौके पर बुरा सेंटा वाला बयान उनकी उसी सोच का एक नरम लेकिन साफ संकेत माना जा रहा है। बच्चों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ये भी कहा कि अच्छी बात ये है कि सेंटा अच्छे होते हैं और बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये जोड़ना नहीं भूला कि अमेरिका अपने देश में किसी भी गलत इरादे वाले को घुसने नहीं देगा। यही बात उनके राष्ट्रवादी एजेंडे की याद दिलाती है। एक कॉल में जब एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा कि अगर कुकीज न रखी जाएं तो क्या सेंटा नाराज हो जाएंगे, तो ट्रंप ने हंसते हुए जवाब दिया कि नाराज तो नहीं होंगे लेकिन थोड़े निराश जरूर होंगे। उन्होंने मजाक में कहा कि सेंटा को कुकीज बहुत पसंद है और वो थोड़े चेरुबिक यानी कि मोटे से होते हैं। हालांकि मजाक के बीच जब घुसपैठ और सुरक्षा जैसे शब्द सामने आए तो राजनीतिक संदेश और भी साफ हो गया। ट्रंप के समर्थकों को ये बयान उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति की झलक लगा। वहीं उनके आलोचकों ने कहा कि बच्चों के मंच पर भी राजनीतिक संदेश देना ठीक नहीं है। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।